आज की फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1979 में एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन क्रैश हो चुका था। उस स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्से जमीन पे भी आके गिरे थे। नासा के मुताबिक वो सब चीजों को चेक कर चुके थे। इसके बाद यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है। हम एक घबराए हुए आदमी को देखते हैं जो कि जल्दी से एक बायोलॉजिस्ट को कॉल करता है। वो आदमी बायोलॉजिस्ट को बताता है कि मैंने नासा से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। आज से 18 साल पहले जो स्पेस स्टेशन का हिस्सा क्रैश होकर यहाँ पे गिरा था, उसके अंदर से काफी अजीब और गरीब केमिकल निकल रहे हैं। वो बताता है कि हमारे यहाँ इस केमिकल की वजह से काफी ज्यादा लोग मरते जा रहे हैं। अभी और बात हो पाती, वहाँ पे तूफान आ जाता है और कॉल कट जाती है। इस सब के बाद हमें फिर से वही सहरा दिखाया जाता है और अब इस केमिकल को यहाँ पे फटे हुए 72 घंटे गुजर चुके थे। यहाँ पे टीम पहुँच जाती है और स्पेस स्टेशन के उस हिस्से की तलाश में ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को कोई भी इंसान नजर नहीं आता। अब चेक करने के बाद टीम को पता चलता है कि स्पेस स्टेशन के उस एक टुकड़े को यहाँ के लोगों ने धोने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पानी उसके अंदर चला गया है। और पानी जैसे ही उस टैंक के अंदर गया, उसके अंदर कई सालों से जो फंगस मौजूद थी, अब वो फंगस एक्टिव हो चुकी थी। फंगस को चेक करने के बाद मार्टिन सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ती है और उसका ध्यान नीचे की ओर नहीं जाता और जो नीचे फंगस पड़ी थी वो उसके जूते के साथ चिपक जाती है। अब जैसे ही वो फिर से सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ती है तो सामने वाली फंगस उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो जल्दी से पीछे हो जाती है। इनकी आधी टीम छत पे जा चुकी थी। छत पे उन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं, इसीलिए वो नीचे वाली टीम को भी ऊपर की ओर बुला लेते हैं। और फिर हमें ऊपर एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से फट चुकी थी और उसके जिस्म के सारे ऑर्गन गल सड़ चुके थे। इस डेड बॉडी का दिमाग भी फट के बाहर आ चुका था और इसके बाद वो हर घर की छतों पे देखते हैं तो हर घर की छतों पे ऐसे ही डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और जितने भी लोग यहाँ पे मरे थे उन सब की डेड बॉडीज का बिल्कुल एक ही हाल था। वो सब डेड बॉडीज एक ही हालत में वहाँ पे पड़ी हुई थी। डेड बॉडीज का ये हाल देखने के बाद मार्टिन समझ जाती है कि जब फंगस इनके ऊपर हमला करती है तो इनको घबराहट महसूस होती है। ये लोग छतों पे चढ़ते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में इनकी घबराहट खत्म नहीं होती तो फंगस अपना असर दिखाती है और इनकी बॉडीज फटने लग जाती हैं। जिस डेड बॉडी के पास ये खड़े थे वो फटती है और फंगस मार्टिन के ऊपर गिरती है, लेकिन जल्दी से मार्टिन पीछे हो जाती है। इसके बाद ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हमें मार्टिन का जूता दिखाया जाता है। जो फंगस उसके जूते पे लग चुकी थी वो अब उसके जूते को क्रॉस करते हुए उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। फंगस जैसे ही उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करती है तो उसे काफी ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। उससे चला भी नहीं जाता और उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सूट में से अब बहुत ही गंदी स्मेल आने लग गई थी। उसके साथ ही उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती और उसे ग्रीन कलर की उल्टी आ जाती है। अब फंगस पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर फैल चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आती। फंगस उसके दिमाग तक चली जाती है और उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेती है। वो जल्दी से गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती है। अब मार्टिन का दिमाग पूरी तरह से फंगस के कंट्रोल में आ चुका था। वो अपनी ही टीम पे गाड़ी चला के उन्हें मारने की कोशिश करती है। गाड़ी से बाहर आने के बाद वो अपने टीम मेंबर्स को मारना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसे होश आ जाता है और वो पीछे की ओर चलने लग जाती है। अब वो जान चुकी थी कि फंगस उसके दिमाग पे पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है। अगर वो ज्यादा देर जिंदा रही तो फंगस भी उसके साथ जिंदा रहेगा और ये खतरे का बाइस बनेगा। इसीलिए वो अपने सूट की एयर ट्यूब पे गोली चला के अपने आप को खत्म कर देती है। कुछ देर बाद हमें यहाँ पे आर्मी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे आ जाती है और फंगस के सारे सैंपल को कलेक्ट कर लेती है और यहाँ की सारी चीजों को अच्छे से कवर करके ढक देती है और फिर यहाँ पे ब्लास्ट करके हर चीज को तबाह कर दिया जाता है ताकि फंगस आगे ना फैल सके। अब आर्मी वाले फंगस का जो सैंपल अपने साथ लेके आए थे उसे हाईली सिक्योर जगह के ऊपर रख दिया जाता है। अब सालों गुजर जाते हैं और वो जगह किसी को याद भी नहीं रहती कि आर्मी ने वहाँ पे फंगस के सैंपल छोड़े थे। अब कई साल गुजरने के बाद आर्मी वाले वो जगह एक कंपनी के हैंड ओवर कर देते हैं। अब जहाँ पे फंगस रखी गई थी उसी के ऊपर वो एक स्टोरेज सिस्टम बना लेते हैं। ये स्टोरेज सिस्टम खास तौर पे पब्लिक के लिए बनाया गया था। पब्लिक का जो कीमती सामान था वो यहाँ पे कुछ पैसे दे के अपना सामान रखवा सकते थे। अब यहाँ पे इतना कीमती सामान देख के यहाँ पे काम करने वाले ग्रिफन नामी आदमी के दिल में लालच आ जाता है और वो यहाँ पे चोरी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे रात की ड्यूटी ट्रेविस की थी। वो ट्रेविस को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन ट्रेविस ये काम करने से उसे मना कर देता है। लेकिन ग्रिफिन ट्रेविस को काफी मजबूर कर देता है, जिसलिए ट्रेविस रात को दरवाजा खोलने के लिए मान जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक ओल्ड लेडी अपना सामान चेक करने के लिए आती है। ट्रेविस उन्हें लिफ्ट तक लेके जाता है और उन्हें ऊपर की ओर छोड़ता है। वापसी पे ट्रेविस को बीप की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज को इग्नोर करके अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन फिर से उसे बीप की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो जल्दी से अपनी को-वर्कर नोमी को बुलाता है और उससे पूछता है और अब तो नोमी को भी बीप की आवाज सुनाई देने लग जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन को कट कर दिया जाता है और हमें रॉबिट को दिखाया जाता है। ये वही रॉबिट है जो कि फंगस वाले सीन में हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए
रहे थे। रॉबर्ट बूढ़े होने के साथ साथ अब रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कॉल रिसीव होती है। वो जल्दी से जाके अपना सैटेलाइट वाला फोन ऑन करते हैं। एबिगेल नाम की ऑफिसर उनकी कॉल रिसीव करती है और उन्हें बताती है कि टेम्परेचर ब्रेकडाउन होने का अलर्ट उन्हें मिल रहा है। ये सुनने के बाद रॉबर्ट काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कितनी बार बताया है कि उस स्टोरी यूनिट को आप लोगों ने रीचेक करना होता है। अब रॉबर्ट के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे कुछ जरूरी सामान भेजा जाए ताकि मैं खुद जाके स्टोरी यूनिट को चेक कर सकूं। दूसरी तरफ स्टोरी यूनिट में ट्रेविस और नोएमी उस आवाज का पता लगाने के पीछे लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये आवाज इस दीवार के पीछे से आ रही है। अब वो दोनों बीप की इस आवाज का पता लगाने के लिए दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो फाइबर की बनी दीवार को तोड़ देते हैं और उसके अंदर झांक के देखने लग जाते हैं। अब उस छोटे से सुराख में से उन्हें अंदर एक सिस्टम लगा हुआ दिखाई देता है। अब वो सुराख को बड़ा करते हैं और दीवार को तोड़ के वो उस सिस्टम के अंदर तक भी पहुंच जाते हैं। उस स्टोरी सिस्टम के अंदर मैप भी लगे होते हैं जिससे ये समझ जाते हैं कि ये जगह पहले आर्मी के अंडर हुआ करती थी। नोएमी उस मैप को देखने के बाद जल्दी से मैप की फोटो ले लेती है और उसे समझ आ जाती है कि इस स्टोरी सिस्टम के अंदर कई ज्यादा बंकर बनाए गए हैं और जितने भी बंकर इसके अंदर मौजूद थे उनके अलग अलग लेवल थे और नोएमी अब उन सारे लेवल्स तक जाना चाहती थी। ट्रेविस जब ये सुनता है कि इसने हर लेवल तक जाना है तो वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं हर लेवल पार करके आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि आगे खतरा हो सकता है। तो नोएमी भी बड़े आराम से उसे कह देती है ठीक है कोई मसला नहीं, तुम ना जाओ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन ये सुनने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वो फिर नोएमी के पीछे पीछे चल पड़ता है। अब ये दोनों एलिवेटर के जरिए नीचे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें आर्मी का एक खुफिया रूम नजर आता है और उस खुफिया रूम के बाद से सारे बंकर्स शुरू हो जाते हैं। बंकर्स के अंदर जाते ही सायरन बजने लग जाते हैं और वहाँ पे उन्हें 1979 की कुछ चीजें भी नजर आने लग जाती हैं। वहाँ पे पुरानी चीजें देखने के बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते ही उन्हें एक दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके नीचे भी और बंकर्स मौजूद हैं और ये बंकर तकरीबन 500 फुट गहरा था। अब वो दोनों नीचे की ओर चले जाते हैं और वहाँ पे भी उन्हें काफी ज्यादा चीजें नजर आने लग जाती हैं। इन्हें एक बंद कमरा दिखाई देता है जिसके ऊपर वार्निंग लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी दरवाजा ये खोल देते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। सामने इन्हें एक चैम्बर नजर आता है। उस चैम्बर के साथ से ठंडे पानी के पाइप गुजर रहे थे और अब वो पानी के पाइप लीक हो रहे थे। यहाँ पे अब ये एक बहुत ही डरावनी चीज देखते हैं, बहुत से चूहे, और वो चूहे एक गंदी फंगस से ढके हुए थे। फंगस ने पूरी तरह से इन चूहों को पागल कर दिया था और वो चूहे एक दूसरे के साथ बुरी तरह से चिपक चुके थे। चूहे इनके ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। इसके बाद जैसे ही वो उस पूरे चैम्बर को देखते हैं तो वो पूरा चैम्बर बुरी तरह से फंगस की लपेट में आता जा रहा था। नोएमी फंगस को टच करने की कोशिश करती है लेकिन ट्रेविस उसे रोक लेता है, लेकिन जैसे ही वो फंगस के आगे हाथ करती है तो उसका हाथ बुरी तरह से झुलस जाता है और जलने लग जाता है। उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था जैसे उसने किसी अंगारे के ऊपर अपना हाथ रख दिया हो। जैसे ही दोनों को ये बात पता चलती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे काफी खतरा है, इसीलिए वो यहाँ से निकलते हैं। स्टोरेज यूनिट के बाहर हमें एक आदमी दिखाया जाता है। हमें मालूम होता है कि ये नोएमी का एक्स हस्बैंड है। वो बार बार नोएमी को कॉल कर रहा था कि प्लीज मैं बाहर खड़ा हूँ, एक बार मुझसे आके मिल लो। वो इतना घबराया हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे उसने किसी को जान से मार दिया हो। जैसे ही वो डिग्गी खोलता है तो हमें पता चलता है कि उसने एक बिल्ली को मार दिया था, लेकिन अब वो बिल्ली दोबारा से जिंदा हो चुकी थी। वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और उस बिल्ली का मुंह आधा तो फंगस खा चुकी थी। वो बिल्ली जल्दी से उस आदमी के ऊपर हमला करती है लेकिन वो जल्दी से पीछे हो जाता है। वो आदमी बेचारा तो बिल्ली की ये हरकतें देखने के बाद डर चुका था। फिर बिल्ली फंगस वाली वॉमिट करती है और उसके बाद जल्दी से वो टावर के ऊपर चढ़ जाती है। टावर के ऊपर चढ़ने के बाद बिल्ली की पूरी बॉडी अचानक से फट जाती है और उसके अंदर से जितनी फंगस निकलती है वो उस आदमी के ऊपर गिर जाती है। अब ये फंगस बुरी तरह से उस आदमी की पूरी बॉडी में फैल जाती है और उसके बाद वो फंगस वाली वॉमिट करने लग जाता है क्योंकि फंगस ने उस आदमी की बॉडी में पेनिट्रेट कर लिया था। इस आदमी के साथ साथ यहाँ पे एक हिरन भी मौजूद होता है जो कि फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब फंगस इस आदमी के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी थी और फंगस की वजह से ये आदमी अब बुरी तरह से अपनी एक्स वाइफ नोएमी को ढूंढने लग जाता है। अब वो बेचारा हिरन जो कि एक जानवर था वो भी अब फंगस से बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था और वो खुद ब खुद अंदर जाने लगता है और लिफ्ट भी खोल लेता है। अब नोएमी और ट्रेविस हिरन की ये हरकत देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें इस टाइम किसी चीज की भी समझ नहीं आ रही थी। खैर इस सब के बाद वो स्टोरी सिस्टम और इस फंगस के बारे में रिसर्च शुरू कर देते हैं ताकि वो जान सके कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद मूवी को फ्लैशबैक में भेजा जाता है और हमें यहाँ के कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। एक कॉकरोच फंगस वाले कंटेनर में घुस जाता है और फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है तो चूहा उसे पकड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से चूहा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड चूहे ने दूसरे चूहों को इन्फेक्टेड किया और कॉकरोच पाइप के जरिए बाहर रोड पे निकल आया। वहीं से
से नोएमी की एक्स हस्बैंड की गाड़ी के नीचे कॉकरोच आके कुचला जाता है। कॉकरोच के मरने के बाद फंगस वहीं से पेनिट्रेट होके कार के टायर के अंदर गई और डिग्गी के अंदर जाके उसने मरी हुई बिल्ली को जिंदा कर दिया और ऐसे वो मरी हुई बिल्ली फंगस से इन्फेक्टेड होके एक बार फिर से जिंदा हो गई। और बाकी की स्टोरी तो आप लोग अच्छे से जान ही चुके हैं। और इसी सब के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। फंगस की जानलेवा स्टोरी जानने के लिए सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा। शुक्रिया।